और बजट 2021-22 आ चुका है और लगातार हम इसको डिकोड करते जा रहे हैं, समझ रहे हैं बेहतर इस बजट में क्या बड़े ऐलान हुए हैं और उनका क्या इम्प्लीकेशन होगा। एक बात तो साफ है, बहुत ही सराहा गया है ये बजट। मार्केट्स में आप देखिए ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। आज दूसरा दिन है जहां हम देख रहे हैं सेंसेक्स 1000 पॉइंट की रैली वापस दिखाता हुआ। चलते हैं इस वक्त मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस अनुराग ठाकुर हमारे साथ यहाँ शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत मुबारक आपको। इस बजट की जो रिस्पांस मिल रही है, क्या आपको उम्मीद थी इतना बढ़िया हर तरफ से आपको सराहा जाएगा? मुझे लगता है आपको अपना काम करने पर ध्यान देना चाहिए, बाकी जो रिजल्ट होता है वो जनता के ऊपर छोड़ना चाहिए। जी। पिछला एक वर्ष बहुत चुनौतियों भरा था भारत के लिए और दुनिया के लिए। कोविड महामारी ने पूरी दुनिया के लिए नई नई चुनौतियां खड़ी की। कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने कहा कि लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, जी। अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। कुछ देश हमारी तरह भी हैं, जैसे भारत ने किया कि जान है तो जहान है, बिल्कुल। हर नागरिक की जान को बचाने का प्रयास किया और फिर जब उचित समय आया तो जान भी और जहान भी उस दिशा में भी आगे बढ़े। और कहीं ना कहीं रास्ता निकला जो प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन कहा था, आपदा में अवसर देखना है। जी। और हम लगातार अवसर देखते गए आपदा में, और कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे इसमें स्पष्ट तौर पर नज़र आता है कि जो कोविड-19 के टाइम पे कदम उठाए गए, जो रिफॉर्म्स हम लाए, पावर हो, कोल हो, डिफेंस प्रोडक्शन हो, स्पेस सेक्टर हो या कृषि का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में हम जो रिफॉर्म्स लाए उसका एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। लेकिन एक और चुनौती ये थी कि इंडस्ट्री -9.6% पर, सर्विसेज -5 हो, लेकिन एग्रीकल्चर 3.4% ग्रोथ रेट हुआ हो। तो क्या आपको करना चाहिए? आपने भी सुझाव दिए आपके चैनल के माध्यम से भी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। बिल्कुल। अब जब सरकार की कमाई नहीं थी, कर्जा लेकर हमने पिछले सरकार साल में वित्तीय वर्ष 2020-21 में हमने जनता की मदद भी की, उनको ऋण भी दिए, उनकी ब्याज में मोरेटोरियम भी, बाकी बहुत कदम भी उठाए। बिल्कुल। तो वहीं गरीबों के लिए अन्न और धन का प्रावधान भी किया। अब चुनौती ये थी कि आखिर कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे? सबको लगता था होगा नहीं होगा, लेकिन मोदी जी ने एक बात कही थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नए कर नहीं लगाने हैं, जनता पर बोझ नहीं डालना है और भविष्य में आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, $5 ट्रिलियन इकॉनमी कैसे बने, उसका आधार रखना है। बिल्कुल। उसी को ध्यान में रखकर कैपिटल एक्सपेंडिचर को 34.5% बढ़ाया गया है। 5.5 लाख करोड़ रुपया ज़्यादा खर्च होगा। और आप देखें हमने सेक्टर चयनित किए हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हमने किया है कि रोडवेज़ के लिए, सड़कों के लिए 1,18,000 करोड़, रेल के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 1,10,000 करोड़, जी। स्वास्थ्य की सुविधाएं गांव-गांव तक पहुंचे तो 2,23,000 करोड़ का बजट किया, 137% की उसमें वृद्धि की है, 35,000 करोड़ कोविड वैक्सीन के लिए किया है, 50,000 करोड़ से ज़्यादा जल जीवन मिशन के लिए किया। तो वहीं पर संतुलित ये भी किया है कि गरीब को मनरेगा की दिहाड़ी मिले तो 73,000 करोड़ का बजट, किसानों को पीएम किसान में 65,000 करोड़ का बजट जी। और वहीं पर कुल मिलाकर देखा जाए तो SC/ST वर्ग के लिए 51.65% की वृद्धि की है। तो बड़ा बैलेंस करने की यहाँ कोशिश की तो गई है। सामाजिक न्याय भी किया, वैसी परियोजनाएं भी चलाई, रोजगार बढ़े तो उसके लिए आधारभूत ढांचा सुदृढ़ करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमने बढ़ाने का काम किया है। तो इसमें स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि सरकार ने एक संतुलन बनाने का काम किया है, चाहे वो लोगों की भलाई के लिए हो। और इसमें जो बड़ी बात आप मार्केट में देख रहे हैं कि मार्केट में उछाल क्यों, जी। हमने इनकम टैक्स में फेसलेस अपील, फेसलेस असेसमेंट ये भी लेकर आए। अब जो 6 साल पुराने मुकदमे खुलते थे हमने वो भी केस खोलने बंद कर दिए, केवल 3 साल तक की उसको बार कर दिया है। और 50 लाख से ज़्यादा का होगा तभी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स उस पर अनुमति देगा, तब जाकर आपका वो केस खुल पाएगा। इससे लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस आया है। बिल्कुल। और तुरंत कस्टम्स को लेकर हमने किया है कि फेसलेस, पेपरलेस और बॉर्डरलेस तीनों को करके आप बॉम्बे में अपना सामान मंगवाइए, लेकिन आपका हो सकता है कलकत्ता में उसके कागज़ चेक हो रहे हैं। तो कौन अधिकारी आपके कागज़ चेक कर रहे हैं किसी को पता नहीं।
तो इसमें ईमानदारी भी आएगी, पारदर्शिता भी आएगी और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। बहुत बढ़िया। तो ये डेफिनेटली दिख रहा है लोगों को और उसका कॉन्फिडेंस दिख रहा है और लोग भी इसको सराह रहे हैं। मुझे समझ में आ रहा है, मैंने एक भी ऐसा पॉइंट नहीं याद सुना लोगों से कि ये यहाँ नहीं हुआ। इस बजट में एक पूरा ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज के रूप में देने की कोशिश की गई है। अब मेरा सवाल है सर, एक जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगा है, इस ये पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगा है दामों पर। अब मुझे बताइए, ये आम आदमी इसको कैसे देखे? क्या इससे प्राइसेस बढ़ेंगे? अगर हाँ, तो हम एक आम आदमी को उससे क्या असर पड़ सकता है? और आगे क्या सरकार कुछ प्रावधान करेगी? बहुत तेज़ी से प्राइस शूट अप हुए हैं, तो थोड़ा लोगों का बोझ कम करने का समय आ गया है सर। देखिए, हमने कुछ क्षेत्र चिन्हित किए हैं, कुछ कस्टम्स में, कुछ एक्साइज ड्यूटी में, जी जिनमें हमने कस्टम ड्यूटी को कम भी किया, एक्साइज को भी कम किया और उसके बदले हमने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाया, यानी कि कृषि का आधारभूत ढांचा या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एक सेस लगाया है। इससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के पदार्थों पर या दामों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके। एक और ड्यूटी को कम किया गया है, दूसरी ओर सेस लगाया गया है। कम ही हो सकता है, बढ़ नहीं सकता। ओके। ये मैं स्पष्ट कर So, दूं, एक तरफ इससे कोई दाम किसी कंज्यूमर पर, उपभोक्ता पर कोई दाम नहीं बढ़ेंगे, उन पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई तेलों के दाम इससे नहीं बढ़ने वाले। ओके। तो कस्टमर को यहाँ चिंता नहीं करनी है, दाम बिल्कुल नहीं नहीं बढ़ करनी रहे हैं। बट सर वैसे ही ये अगर हम सेस देखें, इसलिए लगाया गया कि किसानों के लिए स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज और आधारभूत ढांचा और बना कर दिया जा सके, ताकि जो पदार्थ, जो प्रोडक्शन है, आपने कोई फसल पैदा की, पेरिशेबल गुड्स हैं जो सड़ गल जाते हैं, वो ना सड़े गलें, उनको स्टोरेज भंडारण की क्षमता बने और उनको आगे काम करने के अवसर मिले, उसलिए सेस लगाया गया। एक्साइज ड्यूटी इस वक्त लगता है आपको कम करने की ज़रूरत है तेल पर। जिस तरह से प्राइसेस बढ़े हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, सरकार इस दिशा में कुछ सोच रही है? देखिए, सभी राज्य की सरकारों को खुली छूट है, वो अपने अपने दाम कम कर सकती हैं, एक्साइज ड्यूटीज़ को वहाँ पे कम कर सकती हैं, क्योंकि अगर आप देखें अल्कोहल जो शराब है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं, इन पर राज्यों के भी टैक्सेस हैं और केंद्र ने बहुत बार पहले भी किया कि अपनी ओर से कम किया, लेकिन राज्यों ने तब बढ़ा दिए। जी। तो मुझे लगता है आपको एक देश की जनता को ये भी बताना चाहिए कि केंद्र क्या चार्ज करता है और राज्य क्या चार्ज करते हैं, तो जनता को इससे जागरूकता भी मिले। बिल्कुल। तो आप कुछ बात कर रहे हैं कि सर, एक अच्छी हमने देखी है आपके बीच में केंद्र और स्टेट सब कहीं ना कहीं एक साथ बैठकर बात भी कर रहे हैं और चीज़ें रैशनलाइज कर रहे हैं। तो मत मिल रहे हैं या कम हो सकते हैं दाम, लोगों पे अल्टीमेटली इसका क्या असर दिख रहा है? देखिए, मोदी सरकार में एक बात तो तय है कि बातचीत के लिए सदा तैयार जी। है, विपक्ष हो या कोई धरना प्रदर्शन करने वाला हो, सदा हम लोग बातचीत, चर्चा के लिए, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में चर्चा के माध्यम से ही बिल्कुल रास्ते निकलते हैं जी। और हर चीज़ में कहीं ना कहीं रास्ता निकालना चाहिए। आज देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है निवेश की। एक निवेश आ रहा है, विदेशी पूंजी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम। FDI, जी। वो 7 महीनों में 48 बिलियन डॉलर आया, जो आपदा के समय भी बढ़ चढ़ कर आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत में लोग निवेश करना चाहते हैं, मार्केट्स में निवेश हो रहा है, इसलिए मार्केट ऊपर जा रही है, उछाल आ रहा है। तीसरा निवेश कौन करेगा? कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगा जी। तो उसके लिए हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव वगैरह वो लेकर आए, तो वो भी कि उसमें निवेश करेगा। ये हम अपनी ओर से लगातार प्रयासरत हैं कि हम किस तरह से देश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश लेकर आएँ। इसके लिए कॉर्पोरेट टैक्स रेट को भी कम किया गया, बैंकों से भी पैसा ज़्यादा दिया गया, 3 लाख करोड़ रुपया ECLGS स्कीम के माध्यम से भी दिया गया। ये सब संभावनाएं वहाँ पर कर रहे हैं ताकि देश की आउटपुट भी बढ़े और विकास भी हो। बिल्कुल, बातों से बात बनती है, बात करने से बात बनती है जैसा कहा जाता है, और बिल्कुल यही दिशा में हम देख रहे हैं। सरकार लगातार ओपन है फॉर टॉक्स, फीडबैक लेते हैं, उस पर फिर आप काम करते हैं। एग्री रिफॉर्म्स हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस था, और अभी जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उस पर जो अभी भी एक्सेप्टेंस फुल नहीं आई है सर, वहाँ अभी तक जो दिक्कतें बनी हुई हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट है कब तक ये चीज़, इसका कोई सोल्यूशन आएगा? सरकार की क्या सोच है इस पर? अब देखिए, जब मैं पहले भी रिफॉर्म्स की बात कर रहा था, मान लीजिए स्पेस सेक्टर में जी। आप गूगल और बाकी कंपनीज की बात करते हैं, भारतीय कंपनी क्यों नहीं हो सकते? मैं उसको खोला है। डिफेंस प्रोडक्शन में बाहरों से दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का आयात भारत करता था, हमने उसमें बदलाव किया, अब 110 से ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे। इस तरह से कोल माइनिंग में हमने वो किया है। इंपोर्ट करने के लिए कोल पे हमने थोड़ा ड्यूटी को बढ़ाया ताकि यहाँ पर उसका माइनिंग और हो सके, उत्पादन और हो सके।
लेकिन स्टील के स्क्रैप पर हमने उठा दिया ताकि स्टील के दाम कम हो, स्क्रैप ज़्यादा आ सके। स्क्रैपेज पॉलिसी हम लेकर आए ताकि पुरानी गाड़ी 20 साल पुरानी अगर आपकी गाड़ी होगी, आप उसको स्क्रैपेज में देके कुछ सरकार का इंसेंटिव लेके नई गाड़ी खरीद सकें। कमर्शियल व्हीकल किसी का होगा तो 15 साल के बाद उससे छुट्टी पा सके। इससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और बाकी को। इसी तरह से कृषि के क्षेत्र में हमने वो किया जो 20 साल से लगातार मांग हो रही थी कि मंडी और मंडी के अलावा भी मार्केट मिले। हमने मंडी को मजबूत करने के लिए एपीएमसी एक्ट में राज्यों को कहा आपको जो बदलाव करने आप करिए, हमने नहीं किया जी। लेकिन एपीएमसी यानी कि मंडी को मजबूत करने के लिए हमने 1000 मंडियों को पिछले साल ई नैम से जोड़ा। ई नैम के साथ इस साल भी हम 1000 मंडियों को जोड़ने वाले हैं, तो किसान अपनी फसल को देश के किसी कोने में बेचे, उसके लिए उसको नया उनको अवसर मिल फ्रीडम रहा है, मिलती है। फ्रीडम मिल रहा है। तो केवल मंडी नहीं, मंडी के अलावा भी वो बेच सकता है। हमने एमएसपी जो है कांग्रेस के मुकाबले 2.5 से 3 गुना ज़्यादा दिया है। हमने 8 लाख करोड़ रुपया पिछले 5 साल में खर्च किया। इस साल 75,000 करोड़ रुपये हमने पिछली फसल को खरीदने के लिए पैसा दिया। गेहूं और धान की खरीद, गेहूं 73% ज़्यादा, धान 114% ज़्यादा हमने खरीदा है। गेहूं और धान का मूल्य वृद्धि हमने 43% ज़्यादा दाम दिए हैं। दलहन तिलहन के दाम हमने 65-70% ज़्यादा दिए। आप देखिए जो लागत प्लस 50% मुनाफा मोदी सरकार ने ज़्यादा दिया, किसानों को दिया। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया। पीएम किसान सम्मान निधि से हमने 1,10,000 करोड़ रुपये हमने किसान को दिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों की फसल बर्बाद होने पे 70,000 करोड़ का मुआवजा मोदी सरकार के माध्यम से मिला है। ये सारे कदम मोदी सरकार ने उठाए। आगे भी हम और करने के लिए तैयार हैं कि किसान की आमदन दुगना हो। हम प्रतिबद्ध हैं किसान की आमदन को दुगना करने के लिए, लेकिन विपक्ष किसान को गुमराह कर रहा है, भ्रमित कर रहा है। हम किसानों से बातचीत करके उनको सच्चाई देने का बात कर रहे हैं। देश का बड़ी संख्या में किसान, अधिकतर किसान खुश है, वो जानता है इससे उसको लाभ मिल रहा है। केवल 1-2 राज्यों में जो दिक्कत है उनको भी हम समझाने का प्रयास करें कि इससे आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा। कोई नुकसान नहीं होगा, ये आप बात कह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं किसान ये डरा हुआ है कि उनकी जो ज़मीन है उसकी वो ओनरशिप खो देंगे। बड़े उद्योगपति आकर उस ज़मीन के ऊपर कर्ज उठाएंगे और खुद का उद्धार करेंगे। ऐसा एक कहीं ना कहीं उनके मन में बात आती है। उस पर आप क्या कहेंगे, क्या स्पष्ट करेंगे हमारे माध्यम से जो किसान भाई ये सोचते हैं? मैं देश के अपने किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ, ज़मीन के मालिक आप हैं और आप ही रहेंगे। पेपर पे यही है, कोई दिक्कत निश्चित तौर पर किसान ही मालिक रहेगा। किसी के साथ भी अगर आप ठेका करते हैं तो ठेका केवल आपका फसल की बुआई का और कटाई का होगा। कोई बीज सकता है और काट सकता है। अगर कोई आपकी ज़मीन पर कुछ बनाता भी है तो जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा उसको उस ढांचे को हटाना पड़ेगा। नहीं हटाता तो उसका ढांचे का मालिकाना हक भी किसान को मिल जाएगा। ये पहली बार किसी ने अधिकार दिए तो मोदी सरकार ने दिए हैं जी। मोदी सरकार ने तो किसान को हक दिया है। किसान तो ठेके पे ज़मीन पंजाब, हरियाणा और देश के अलग अलग राज्यों में देता ही है। लेकिन अब मोदी सरकार ने कहा है कि मालिकाना हक किसान का ही रहेगा। आज तक किसी और ने पहले प्रयास नहीं किए। ओके, तो ये बहुत क्लियर है बात कि ये ओनरशिप में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो ज़मीन उनकी है, वही रहेगी। ये जो बातें करी जा रही हैं कि कोई और ले लेगा, ये गलत है। ओके सर, अब आपने बात की और आपने कहा कुछ बड़े लोग अब हमारे देश में आए, इन्वेस्ट करें। हमने अभी तक एकदम टॉप ऑफ द नेम्स नहीं देखे हैं। हालांकि बहुत कोशिश की गई है, सरकार बराबर ये प्रयास कर रही है उनको अट्रैक्ट करें और यहाँ आके बड़े निवेश करें। क्या हम अब इस मैच्योरिटी पे पहुँच चुके हैं कि बड़े बिग टिकट अनाउंसमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स होंगे? क्योंकि अब आपने कहा है कि भाई हम सरकार खर्च करने को तैयार है और खर्च करेगी तो उसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा। तो कुछ है जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कुछ बड़े नाम? निश्चित तौर पर आप देखिए, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत में केवल 2 मोबाइल की फैक्ट्रीज थी। हम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लाए, हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल निर्माता बन गए, मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गए। अब हम लोग जो लेके आ रहे हैं मित्र, यानी कि ये जो हमारे टेक्सटाइल पार्क हैं जी, प्लग एंड प्ले मॉडल में बड़े बड़े लेकर आ रहे हैं ताकि हज़ारों लोगों को रोज़गार भी मिल सके और यहाँ से लोग एक्सपोर्ट भी कर सकें। इसी तरह से हम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम 10 क्षेत्रों के लिए लेकर आ रहे हैं और इसमें लाभ ये होगा कि 1,97,000 करोड़ रुपये के बेनिफिट हम इनको देंगे, सब्सिडीज़ इनको देंगे ताकि यहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा हो सके। बल्क ट्रक पार्क हम लेकर आ रहे हैं, 3 राज्यों में बनेंगे, हज़ारों करोड़ रुपए की इसमें इन्वेस्टमेंट होगी, सरकार इसमें सब्सिडी भी देने जा रही है।
इसके अलावा मोबाइल डिवाइसेस एंड डायग्नोस्टिक पार्क हम बनाने जा रहे हैं, 4 और होंगे जो अलग अलग राज्यों में खुलेंगे, इसमें भी उसका लाभ मिलेगा। ये स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए जो हमने काम करना शुरू किया है, 10 सेक्टर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के लिए किए हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सोलर एनर्जी का हो, फूड पार्क से लेके बाकी सब हो, ये सारे क्षेत्र उसके लिए चुने गए, टेक्सटाइल से लेके बाकी सब। तो इनमें भारत दुनिया के पहले 2-3 देशों में आए, ये हम इस दृष्टि से काम कर रहे हैं। इससे रोजगार भी बढ़ेंगे और निवेश भी होगा। देखिए, मेक इन इंडिया ऐप के साथ ही, टैबलेट के साथ ही वित्त मंत्री ने अपना भाषण भी दिया। पहला, आई थिंक पहली बार हुआ डिजिटल उससे भाषण भी हुआ। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि केवल यही नहीं, एप्पल जैसी कंपनी के 3 बड़े यूनिट्स यहाँ पर हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, तो हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं और बहुत दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। और इसलिए भी दिखा रहे हैं कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में 50,000 करोड़ रुपए का हमने बजट में प्रावधान किया है कि ज़्यादा शोध होगा, रिसर्च होगी, डेवलपमेंट होगी, पेटेंट ज़्यादा फाइल करेंगे और हम इसमें ज़्यादा बल भी मिलेगा। स्टार्टअप्स के लिए भी हमने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से लेके बाकी सुविधाएं दी, वो भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है, इससे उनको बल मिलने वाला है। सर, एक सवाल बैंक्स पे, और क्योंकि किसी भी देश की इकोनॉमी उसके बैंक्स पर निर्भर बैकबोन होती है, तो अब जिस तरह से काम बैंक्स पे हुआ, एनपीए की जो प्रॉब्लम्स थी वो हमने देखा, बहुत तेज़ी से उस पर काम हुआ, क्लीन अप एक्ट चल रहा था, अब करीब करीब वो ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ फिनिशिंग हो रहा है मोस्ट ऑफ द बैंक्स के लिए। अब जो नेक्स्ट फेज़ ऑफ बैंक्स का ट्रांसफॉर्मेशन है, रिकैपिटलाइजेशन आप लगातार कर रहे हैं, बट अब आप हमारी इंडियन बैंकिंग सिस्टम को कैसे देखते हैं? जो 4-5 बड़े बैंक्स बने, एक रोबस्ट फाइनेंशियल सिस्टम बने, प्राइवेटाइजेशन हो, जो आपने अनाउंस भी किए हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जो आप गवर्नमेंट के चलाते हैं वो अब आप आईपीओ के तौर पे या प्राइवेटाइज करके हटाना चाह रहे हैं, तो वहाँ क्या थॉट प्रोसेस है और कैसे देख रहे हैं अगले 2 साल बैंकिंग क्षेत्र के लिए? इसके भाग में आपको उत्तर देता हूँ। पहला, जी, देश के लगभग 60 करोड़ लोगों के बैंक खाते हमने खोले, ठीक है, उनको अर्थव्यवस्था से जोड़ा, बैंकिंग सिस्टम से ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन किया, यूपीआई भीम जैसी हमने एप्लीकेशन बनाई और जैम ट्रिनिटी के माध्यम से आधार का उपयोग करते हुए, जनधन खातों का उपयोग करते हुए महामारी के समय लोगों के खाते में पैसे हमने डाले। करेक्ट। लेकिन इतने बड़े देश में बैंक बहुत कम हैं, ज़्यादा होने चाहिए, जी, सरकारी हो या प्राइवेट हो, ज़्यादा होने चाहिए। दूसरी बात, सरकार जो बैंकों को अच्छा नहीं चला पाई, उन बैंकों को प्राइवेटाइज करने का भी काम करना चाहिए। सरकार का काम धंधा करना नहीं है, हमें जन जन को सुविधा देनी चाहिए बैंकिंग की, हम वो कर रहे हैं। एसेट क्वालिटी रिव्यू हमने बैंकों का कराया, फिर हमने 5 लाख करोड़ रुपए की कैपिटल इन्फ्यूजन भी बैंकों में की। इस साल भी हम 20,000 करोड़ रुपए और बैंकों में डालने जा रहे हैं। तीसरी बड़ी बात है कि डीएफआई बनानी जरूरी थी, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, वो भी हम बनाने जा रहे हैं, सरकारी भी और गैर सरकारी भी उसमें हो सकता है। अच्छा, तो ये भी बड़ा बल मिलेगा, प्राइवेट क्षेत्र की डीएफआई हो या सरकारी हो, सरकार भी बनाएगी, प्राइवेट भी आ सकता है। तो इसमें क्या है, लोगों को लोन लंबे समय तक मिलने के भी एक अवसर मिलेंगे। तो जब ये सब होगा तो लोगों को पैसा ज़्यादा मिलेगा और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी उसको बल मिल पाएगा। तो सरकार प्राइवेटाइज कुछ बैंकों को और इंश्योरेंस कंपनी को इसलिए करने जा रही है ताकि इंश्योरेंस सेक्टर भी बढ़े। एफडीआई इंश्योरेंस में 49% से 74% इसलिए कि ज़्यादा निवेश हो, लेकिन 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भारत के ही होंगे, रेजिडेंट होंगे, उसका जो प्रॉफिट आता है वो भी एक बड़ा भाग भारत में रहेगा, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे ताकि हिंदुस्तान के लोगों का पैसा भी सुरक्षित रहे, इंश्योरेंस का फ़ायदा भी ज़्यादा लोगों को मिले, कंपटीशन भी हो। और बैंकिंग में भी हम यही करने वाले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक भी खुलें और बैंकों का प्राइवेटाइजेशन भी हो सके। बिल्कुल, तो ये एक इस वर्ष में हम कितना इस पे जोर देखेंगे और ये प्रोसेस या प्रक्रिया, जैसे आपने आइडेंटिफाई किए 2 बैंक्स के आपने नाम कहे कि 2 बैंक्स का ये किया, वो प्राइवेटाइज होंगे इस वित्तीय वर्ष में, ये पीएसयूज की बात कर रहे हैं या स्टेट रन बैंक? सर, पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की मैं बात कर रहा हूँ। 2 होंगे, एक इंश्योरेंस कंपनी भी होगी और हम सुनिश्चित करेंगे कि इसी वित्तीय वर्ष में उसको पूरा कर लिया जाए। और मैं इसलिए भी ये कह रहा हूँ क्योंकि आज जो भारत में लोगों का इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट का, वो आपने एफडीआई के माध्यम से भी देखा, शेयर मार्केट में भी देखा, लोग ज़्यादा निवेश करना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि भारत सरकार विनिवेश करके, डिसइन्वेस्टमेंट करके जो पैसा आता है उसको आगे निवेश करे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करे, एक्सपेंडिचर करे, उससे और इकॉनमी को लाभ मिलेगा। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का 2.5 गुना ज़्यादा
मल्टीप्लायर इफेक्ट भी होता है। बिल्कुल, और वो दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए, आपका बहुत-बहुत हमारे धन्यवाद। दर्शकों को बताने के लिए कि किस सोच से सरकार आगे बढ़ रही है। बहुत ही बधाई हो ये बोल्ड और आपका बहुत-बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव धन्यवाद। बजट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।